प्रोग्राम फोर साइड के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे अफ़गानिस्तान से अफवाज के इनखला के हवाले से। एक मरतबा फिर अमरीकी सदर जो बाइडन 11 सितंबर की तारीख देते हुए नज़र आए हैं और उनका ये कहना है कि 11 सितंबर वो दिन होगा जब अफ़गान सरजमीन पर एक भी अमरीकी फ़ौजी बाकी नहीं रहेगा। इससे कबल भी मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सरबराहान की जानिब से ये स्टेटमेंट्स आते रहे हैं और इससे कबल साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात का ऐलान कर चुके थे कि वो अफ़गान सरजमीन से न सिर्फ ये कि अमरीकी फ़ौजों की वापसी यकीनी बनाएंगे बल्कि उनके साथ जो नेटो अफवाज भी अफ़गान सरजमीन पर मौजूद हैं उन सब की वापसी यकीनी बनाने के हवाले से बातचीत होती रही है। इस मरतबा जो बात की गई है मौजूदा सदर जो बाइडन की जानिब से, कितना उस पर हम अमल दरामद होता हुआ देखेंगे, क्योंकि इससे कबल मई के महीने में ये कहा जा रहा था कि अफ़गान सरजमीन से अफवाज का इनखला यकीनी बनाया जाएगा, जो एक बड़ा मुतालबा है न सिर्फ तालिबान का बल्कि अफ़गानिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए भी वो अपने इसी मुतालबे से मशरूत करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ होगा, इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर, माहिर अफ़गान उमूर हैं, साबिक़ सफ़ीर हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह, ये भी अफ़गानिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ मामलात के ऊपर अबूर रखते हैं और अफ़गानिस्तान में जारी 20 बरसों से ज़ायद अरसे से जो जंग है उसके हवाले से एक तवील अपना तज्ज़िया पेश करते रहे हैं। इन दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम फोर साइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अपने दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर और ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह हमारे आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सैयद साहब, आपसे सबसे पहले मैं जानना ये चाहूँगी कि जिस तरह से बातचीत की जाती है अफ़गान सरजमीन पर अफवाज की मौजूदगी, जिसमें अमरीकी अफवाज के साथ साथ बरतानवी और नेटो फोर्सेस के भी एहलकार मौजूद हैं, एक मरतबा फिर बयान आया है अमरीकी सदर की जानिब से, तो आपको क्या लगता है क्या अफवाज की मौजूदगी तकरीबन 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक जो अफगानिस्तान में मौजूद रहे फौजी कितनी कारगर साबित हुई और जो मकासद थे उनके वो कितने उसमें पूरा उतर सके? बहुत शुक्रिया। जहाँ तक अमेरिका का अफगानिस्तान में जंग का ताल्लुक है तो अब तो इसको 2 दहाइयां होने को है और बात वहीं पर है कि अफगानिस्तान की जो हालत थी, जो तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान जंग है वो तो जारी है। इसके अलावा एक बात हुई है कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है दोहा में, उसको मंतक के अंजाम तक पहुंचने के लिए इस मुआहिदे पर अमल दरामद बाकी है और वो अमल दरामद ये है कि अमेरिका अपनी फौजें निकालेगा और जितनी भी बैरूनी फौजें हैं, और दूसरी तरफ पर अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। अब इसमें तालिबान और अमेरिका फरीक है और अमेरिका 1 मई को निकलना था, लेकिन जो बाइडेन की हुकूमत चाहता है कि इसको अब वो 3-4 महीने में इस विड्रॉल को आया बैलेंस विड्रॉल कहना या इसको डिग्निफाइड विड्रॉल कहना या इसको रीजनेबल विड्रॉल कहना अलग बात है, लेकिन विड्रॉल है, उनका निकलना है। तो ये तय है अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी के 11 सितंबर को उनका आखिरी सिपाही यहाँ से निकल जाएगा। अब अगर ये दरमियानी वक्त जो है ये मेरे ख्याल में इसलिए दिया गया कि अभी 1 मई के बाद जिस पर तालिबान मजहब है कि नहीं वो 1 मई को निकल जाए मुआहिदे के मुताबिक, जबकि बाइडेन तकरीबन 4 महीने का वक्त चाहता है। तो इसमें कहते हैं कि जो इंट्रा अफगान डायलॉग है वो किसी मंतक के अंजाम तक पहुंच जाए। अगर मीनवाइल ये नहीं पहुंचता तो अमेरिका तो कमिटेड है, वो अपनी फौजें निकालेगा, लेकिन क्या वो अफगानिस्तान को उस सूरत में उस हालत में छोड़ेगा जिस तरह सोवियत यूनियन ने
چھوڑا تھا 80s کے دہائی میں، اور اس کے بعد جو افغانستان کی جو حالت بنی تھی، تو میرے خیال میں کہ یہ ایک کیچ تو ہے کہ یہ اسٹیبلائزیشن کس طرح سے آئے گا۔ اس کے لیے امریکہ نے یہ حل ڈھونڈا ہے کہ ریجنل ممالک کو اور اقوام متحدہ کو اور چائنا اور رشیا کو بھی یہ ذمہ داری دے رہے ہیں کہ وہ افغانستان کے جھگڑے کا یا اس کے جنگ ہے اس کا پرامن راستہ تلاش کریں۔ اب جو ترکی میں مذاکرات ہو رہے ہیں، آیا اس میں طالبان اور جو اشرف غنی کی حکومت ہے، دونوں کی اپنی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، کیا اس پر کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا۔ وہ ایک امید کی کرن ہے کہ اس سے شاید کچھ انٹرم گورنمنٹ بن جائے۔ اگر انٹرم گورنمنٹ بنتا ہے اور اس کے بعد پھر بات چیت ہوتی ہے اور جنگ بندی ہو جاتی ہے، تو پھر مستقبل کے خد و خال کے لیے تو وقت مل جائے گا، لیکن وقت اب بھی کم ہے۔ اور اس کے لیے میرے خیال میں کہ بہتر بات یہ ہوگی کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ اپنا اپنا کردار ادا کرے اور افغانستان کو ایک نئے جنگ کی طرف نہ دھکیلے۔ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب، آپ کے پاس آنا چاہیں گے، اور آپ سے میرا یہی سوال ہوگا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مقاصد لے کر افواج ایک بہت بڑی تعداد میں افغانستان بھیجی گئی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ مقاصد پورے ہوئے ہیں جس کے لیے افواج یہ بھیجی گئی تھی؟ اور اگر پورے ہوئے ہیں تو کس حد تک وہ تمام اپنے جو گولز ہیں اس کو اچیو کر سکے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں جس چیز کے لیے یہ آنا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنے وار ایمز بنائی تھی، اس کو تو یہ کلیئرلی ڈیفائن نہیں کر سکے تھے۔ اور ایک امریکن جو جنرل تھا، انہوں نے اس کو کوشچن کیا تھا کہ کیا آپ کا ایم جو ہے وہ القاعدہ کو صرف ختم کرنا تھا یا طالبان کو ختم کرنا تھا؟ اور اگر طالبان کو ختم کرنا ہے تو آپ کو بہت زیادہ فورسز چاہیے۔ میرے خیال میں وہ بھی یہ نہ کر سکتے، لیکن بہر صورت اس نے کہا کہ میں پلان کر سکتا ہوں اگر مجھے اتنے ٹوس ملے۔ تو میرے خیال میں یہ ہمیشہ اپنے ایمز اور آبجیکٹیوز کے بارے میں کنفیوز رہے اور ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ افغانستان میں سمجھتے تھے کہ یہ حالات کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی جو ہی ہم ان کو سجیسٹ کرتے تھے کہ آپ یہاں پر جو یہ انتظامیہ ہے بالکل موجود نہیں ہے اور اس کو آپ بحال کریں گے تب یہ، تو انہوں نے کہا کہ نیشن بلڈنگ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو وہ کوئی اپنے کنسیپٹ ہاف بیک جس کو کہتے ہیں کنسیپٹ وہ ٹرائی کرتے رہے، اینڈ ایٹ دی اینڈ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے سید صاحب، آپ بتائیے کہ افغانستان میں اس وقت موجودہ آپ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں امن و امان کے حوالے سے؟ کیونکہ ہم اگر بات کرتے ہیں افغانستان کے استحکام کی، تو اب تک کتنا استحکام نظر آ رہا ہے افغان سرزمین کے اوپر، اور افغانستان کا مستقبل آپ کتنا محفوظ دیکھتے ہیں؟ ایک عام افغان آدمی کتنا محفوظ ہے، اس کی جان اور مال کتنی اس کی حفاظت یقینی بنائی جا سکتی ہے؟ بالکل بھی سیکیور نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو جنگ جتنا طول پکڑ گیا، جتنا یہ بے سمت ہو گیا اور جتنا اس میں ضیاع ہو گیا، یہ تقریباً میرے خیال میں کہ وہ بھی افغانیوں کے لیے بہت ہی مشکل حالات تھے اور میرے خیال میں کہ اگر افغانوں نے خود کو نہیں پہچانا، اپنے مسئلے کو خود حل نہیں کیا، کیونکہ اب تو افغان بیٹھے ہوئے، ایک طرف پر اشرف غنی کی حکومت ہے، دوسری طرف پر طالبان ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں جتنے سیاسی دھڑے ہیں وہ بھی شامل ہے۔ لیکن یہ بھی ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ افغانستان میں داعش بھی ہے، القاعدہ کے بھی کچھ حد و خال ہے، دو ایکٹیو زیادہ نہیں ہے، اس کے علاوہ TTP ہے، اس کے علاوہ بہت سارے جو وار لارڈز ہیں اور ملیشیاز ہیں وہ بھی موجود ہے۔ تو وہ ایک والکینو ایک تو ہے، وہ تو ایک بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے افغان حکومت بھی، طالبان بھی اور افغان عوام میں، لیکن اس کو سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ افغان عوام کو ہو رہا ہے، اور طالبان بھی افغان ہے، افغان کی حکومت، اشرف غنی کی حکومت بھی افغانوں کی حکومت ہے، جو وار لارڈز ہیں یا ملیشیاز ہیں وہ بھی ادھر کے ہیں۔ اب ان کو یہ سمجھ
आना कि अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए या गेम्स के लिए या हुकूमत में बड़ा हिस्सा लेने के लिए या अपनी जो माइंड सेट है वो दूसरों पर मुसल्लत करने के लिए या अपनी अना को मतलब है कि वो उस तक पहुंचाने के लिए क्यों इतना 20 साल और इससे पहले भी 40 साल से ये जंग हो रहा है, इससे कुछ नतीजा हासिल नहीं हुआ सिवाय खून बहने का, सिवाय डिस्प्लेसमेंट का, सिवाय डिस्ट्रक्शन का, सिवाय कि उनके हर चीज तेज नहीं छू चुकी है। अब जरा खुद को मेरे ख्याल में कि संभाल लें, ये जिम्मेदारी उन पर सबसे पहले बनती है और फिर पड़ोसी ममालिक पर है कि उनको ये मौका दे दे और उनको वो अपना फैसला खुद करने की इजाजत दे दे। इस तरह सुपर पावर्स को भी और गेम स्पॉइलर को स्पेशली उनका हाथ काटना चाहिए, उनका रास्ता रोकना चाहिए ताकि वो बगैर किसी प्रेशर के किसी नतीजे पर पहुंच जाए। और फिर एक अगली बात भी है, ये भी अक़वाम मुत्तहिदा की भी जिम्मेदारी है, सुपर पावर्स की भी है, अमेरिका की भी है, नाटो की भी है और पड़ोसी ममालिक की भी है कि उनके लिए कुछ ऐसी कमिटमेंट कर दे ताकि वहां पर इस किस्म की कुव्वतें दोबारा पनप न पाए। और दूसरी बात ये है कि उनके लिए जो इक़्तिसाद या वहाँ पर जो उन्होंने नुकसान उठाया है उनकी बहाली के लिए भी कुछ मेरे ख्याल में कि इक़्तिसादी पैकेज दिया जाए या कुछ मंसूबे बनाए जाए तो तब अमन मुयस्सर होगा। अदरवाइज मेरे ख्याल में कि ये जो जंग लंबी हुई है इसमें सब ने खोया है, किसी ने उसमें कुछ हासिल नहीं किया, ये किसी की फतह नहीं है। तो कि अमेरिका बहुत पहले निकलना चाहता था, उन्होंने अपने निकलने को दवाम दिया और वो दवाम जो मेरे ख्याल में 5-6 साल 7 साल पर मुहित रहा, इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर खुदा न ख्वास्ता वो कोई ऐसा गैर मंतकी फैसला कर लेते हैं कि नहीं निकलना है और हमने यहाँ पर मदराफाल बम्स भी इस्तेमाल करने, उससे भी कुछ हासिल नहीं होगा और सिवाय मेरे ख्याल में कि ट्रम्प तो खैर नहीं है कि वो इतनी धमकी दे दे, लेकिन मेरे ख्याल में वो पागलपन होगा। महमूद शाह साहब, यही आपसे ही मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह सैयद साहब ने कहा कि इस वक्त अफगानिस्तान में सूरत हाल यकीनन ऐसी कोई बेहतर नहीं है और ना ही एक आम अफगान आदमी महफूज है, क्या आप भी यही समझते हैं कि अब भी इतने अरसे बाद भी, एक तवील जंग के बाद भी एक आम अफगान शहरी गैर महफूज है, खुद को वो गैर महफूज ही तस्वुर करे? दरअसल ये जो है अभी लगता ये है कि शायद ये तालिबान दोबारा हुकूमत पे कब्जा करना चाहेंगे और शायद कब्जा कर लेंगे और जिसकी वजह से वहाँ पर स्ट्राइक जो है वो कैफियत बरकरार रहेगी वहाँ पर। और क्योंकि लोग जो है तालिबान की बात भी सुनना नहीं चाहते, तो वो इतने पॉपुलर नहीं है जितने इनिशियली इस पॉपुलैरिटी पे आए थे और इनकी जो पहली हुकूमत थी उसके ऊपर लोग खुश नहीं थे। और अभी शायद इनके अंदर 2-3 ग्रुप्स है, एक जो उधर कतर में बैठे हुए हैं वो डेमोक्रेसी, वुमेन्स राइट्स वगैरह उनके ऊपर इंसिस्ट करते हैं क्योंकि वो डिप्लोमेटिक किस्म की उनकी ट्रेनिंग है, लेकिन जो अफगानिस्तान के अंदर है वो सिर्फ फाइटर्स हैं। तो देखते हैं कि इनकी जो नेक्स्ट अगर गवर्नमेंट में आए तो थोड़ी सी बेहतर इनकी हुक्मरानी रही तो बेहतर होगा, वरना तो मेरे ख्याल में हालात मखदूश है। क्या होगा क्या सैयद साहब, आपको क्या लगता है ये जो अफवाज का इनखला होगा तो इससे मसाइल इस तरह से, इसका मतलब है कि मजीद बढ़ेंगे कि जब अमन अमान की सूरत हाल भी बेहतर नहीं हो पा रही और जो सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है उसको भी कंट्रोल करने में नाकाम है अफगान हुकूमत, तो इसका ये मतलब है कि जब अफवाज वापस चली जाएंगी, अपने मुल्कों को लौट जाएंगे तमाम तर फौजी, तो फिर अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है वो मजीद नागुफ्ताबा हो जाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनता या जो अफगान डायलॉग जो है वो किसी मंतकी नतीजे पर नहीं पहुंचता या जंगबंदी नहीं होती, तो फिर ये जो विड्रॉल है इसको अगर हम 2 तरीके से देखते हैं। एक तो ये है कि अमेरिका ने खुद अफगान हुकूमत को बताया और जो लेटर लिखा था 3 सफ़े का और ब्लिंकन ने फिर आकर प्रेसिडेंट अशरफ गनी को बताया कि आपकी हुकूमत 6 महीने तक रह सकती है हमारी इमदाद के बगैर या सपोर्ट के बगैर, और तालिबान रोज बरोज वो
आगे बढ़ रहे हैं और उनके सामने आपके जो साज सामान है जंगी या आपका जो लॉजिस्टिक कैपेसिटी है या आपके जो फाइटिंग कैपेसिटी है वो एरोड हो रही है दिन ब दिन, और 6 महीने के बाद फिर एक हालत होगी कि फिर काबिज हो जाएंगे तालिबान। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा पैगाम है कि इस पर समझना चाहिए। लेकिन मुझे एक और चीज का भी खतरा है कि अफगानिस्तान में बहुत सारे धड़े हैं, जिस तरह मैंने बताया कि वार लॉर्ड्स है, इसके अलावा मलेशिया है, इसके अलावा उनकी आर्मी भी इतनी या पुलिस या वो भी मतलब है कि इतनी डाई हार्ड वो नहीं है कि वो भी मुख्तलिफ जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनसे ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसा न हो कि एक बाल्कनाइजेशन अफगानिस्तान की हो या वहां पर सिविल वार हो जाए, और अगर सिविल वार होता है तो उससे कोई पड़ोसी भी फिर महफूज नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल में कि ये मैं नहीं कहता कि उनके निकलने से बिल्कुल उनके निकल या फॉरेन फोर्सेस तक ये अमन रहेगा, नहीं। मेरे ख्याल में कि अगर फॉरेन फोर्सेस अपना स्टे बढ़ा लेते हैं तब भी ये हालत होगी, और अगर वो निकलते हैं और इसके साथ ये मुआहिदा हो जाता है अफगानियों के दरमियान, तो फिर तो अफगानिस्तान के लिए एक अच्छी बात है, पॉलिटिकली और सिक्योरिटी के लिहाज से भी और इकोनॉमिक लिहाज से भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे ख्याल में कि सिंस प्रिवेल कर जाएगा और अफगानों के दरमियान कुछ मुआहिदा हो जाएगा उनके निकलने तक। एक बात है कि अमेरिका अब निकलने पर तुला हुआ है। मेरे ख्याल में ये एक दबाव भी है कि वो इससे पहले कि निकले वो अफगानिस्तान के लिए एक पीसफुल हल की तलाश में ये जो कोशिश कर रहा है वो इसलिए कर रहे ताकि उस पर ये ब्लेम गेम न हो कि उन्होंने अफगानिस्तान को उसी तरह डिस्टेबलाइज और दुनिया के लिए खतरे के तौर पर। आपको क्या लगता है महमूद शाह साहब, क्या वाकई अफगानिस्तान के मसाइल बढ़ेंगे, और अगर नहीं बढ़ेंगे तो उसकी क्या वजह है, और अगर बढ़ेंगे तो पहले क्या मसाइल कम हुए तो जो अब मजीद उनमें इजाफा हो जाएगा? मेरे ख्याल में इसमें मजीद इजाफा होगा, बल्कि वो रियल फाइट होगी फॉर सुप्रीमेसी। अभी तो जितनी भी या अभी भी जो कोशिशें हैं वो उसके लिए कि ऐसे फ्रेमवर्क बने जिसमें ये तमाम जो पावर की जॉकीज है इनको बराबर का हिस्सा मिले और ये इकट्ठे बैठ के हुक्मरानी कर सके। तो अभी फिर इन हालात में तो वो मुश्किल नजर आता है कि इस तरह का कोई फार्मूला वर्कआउट किया जा सकता है। और मेरे ख्याल में इसी डिस्परेशन की वजह से उनकी असेसमेंट थी अमेरिका की कि ये जो रिमेनिंग टाइम है इसके अंदर उस किस्म का फ्रेमवर्क नहीं बन सकता, और उनकी अपनी असेसमेंट है कि अफगानिस्तान में लगता नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो यहाँ से चले जाएंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अफगान सरजमीन से अमरीकी और नेटो अफवाज की वापसी के हवाले से कुछ हम बातचीत कर रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर और ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, और आप मुझे बताइए कि आपको लगता है क्या फ़ौजों की वापसी हो ये कहा जा सकता है इस बारे में कि अमरीका अफगानिस्तान को तनहा छोड़ कर जा रहा है? क्योंकि अगर हम और दीगर ममालिक की मिसाल सामने रखें तो जो इराक़ में हुआ और दीगर और कंट्रीज़ में हुआ जहां अमरीका ने चढ़ाई की, उसकी फ़ौजों समेत वहां पर एक तवील जंग जारी रही, और उसके बाद जब अफवाज की वापसी हुई तो क्या वाकई वो मुल्क तनहा रह गई या वहां पर अमरीकी असर रसूख अब भी मौजूद है, बाकी है उनका? मेरे ख्याल में कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो छोड़े, लेकिन अमेरिका की एबिलिटी है उनकी जो फोर्सेज है उनमें
کہ وہ واپس اسٹرائک کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسی کوئی صورتحال بنی. وہ دور سے بھی اسٹرائک کر سکتے ہیں, ان کی ایریل ریچ اتنی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں میرے خیال میں. تو انہوں نے ایک فیصلہ کرنا تھا کہ کیا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ زیادہ اگر ہم ٹھہرے اور کوشش کریں تو کیا افغانستان میں حالات بہتر ہو جائیں گے. تو جو 20 سال میں وہ نہ کر سکے وہ باقی 6 مہینے میں یا اس سے زیادہ ٹائم میں وہ کر سکتی ہے یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ چلے جائیں اور دیکھیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے سید نذیر صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو بھی کیا ایسا ہی لگتا ہے کہ افغانستان تنہا رہ جائے گا, یا امریکہ افواج کی واپسی یقینی بنانے سے افغانستان کو تنہا چھوڑ کر جا رہا ہے, یا کسی قسم کا عمل دخل افواج کی واپسی کے بعد بھی امریکہ کا اس سرزمین پر موجود رہے گا؟ دیکھ لو امریکہ کی تو یہ اگر ویتنام کو دیکھ لو, اس کے علاوہ عراق کو دیکھ لو, اور اس طرح بہت سارے ممالک میں جہاں پر انہوں نے بمباری کی ہے, ڈسٹرکشن کیا ہے, پھر اسی طریقے سے ان کو ربلز میں چھوڑا ہوا ہے. اسی طرح افغانستان کو بھی, اور افغانستان کو تو جو امپائرز کا گریو یارڈ کہا جاتا ہے, تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ زیادہ رہے یا کم رہے, جتنا جلدی نکل جائے تو اس میں خیر ہے. وہ تو اب نکل رہا ہے, یہ تو یقینی بات ہے. لیکن ساتھ یہ بھی بات ہے کہ یہ جو کرائم بیبی ہے, اگر یہ پڑوسیوں کے لیے چھوڑتا ہے یا چین اور روس کے لیے چھوڑتا ہے, اور ایک خطرہ یہ بھی ہے جو کہ کنسپریسی تھیوریز میں آتا ہے کہ آیا امریکہ اس بات کی یہ جو ویڈرال کر رہا ہے اور تب تک معاہدہ نہیں ہوتا, تو کیا وہ تو یہ نہیں چاہتا کہ ان کی جو انٹیلیجنس پریزنس ہے وہ تو رہے گی, یا سفارتی پریزنس جس طرح وہ بتا رہے ہیں وہ تو رہے گی, اور اس کے ذریعے یہ جو ایشیا ہے اور خصوصاً یہاں پر جو سی پیک ہے, یا اس کے علاوہ جو رشیا کا ابھی اثر بڑھتا جا رہا ہے, کیا ان کے لیے ایک ڈی اسٹیبلائز زون تو نہیں چھوڑ رہے ہیں تاکہ وہ یہ یہاں پر جو ترقی کا پہیہ ہے, یا جو ایران تک ابھی سی پیک کا اور اس کے علاوہ جو $4 بلین کا جو معاہدہ ہو رہا ہے چائنا کا, اس پر اس کے لیے راستہ روکنا ہے, یا یہ بات تو نہیں ہے کہ چائنا اور رشیا کے پڑوس میں ڈیسٹیبلائز ہو سینٹرل ایشیا, اور اس کے علاوہ یہ خطہ اس حالت میں رہے. تو میرے خیال میں کہ یہ تو ہے, کیونکہ جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر نان اسٹیٹ ایکٹر استعمال ہوتے ہیں. داعش موجود ہے, اور داعش سیریا میں بھی استعمال ہوا, عراق میں بھی استعمال ہوا, اور پھر اس کا خراسان چیپٹر افغانستان میں کھولا گیا, اور اس میں امریکہ باقاعدہ طور پر اس کی طرف کرزئی نے بھی بتایا تھا, اور اس کے علاوہ ان کے پارلیمنٹ نے بھی بتایا تھا, اور بہت سارے قوتوں نے بتایا انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہ ان کی سپورٹ ان کو حاصل تھی. تو ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے یہ میدان کھلا چھوڑا جائے. محمود شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جس جنگ کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اور 9/11 کے بعد سے جس جنگ کا آغاز ہوا, یعنی 11 ستمبر سے جو جنگ شروع ہوئی اب سے تقریباً 20-22 سال قبل, اب 11 ستمبر کو ہی اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. تو کیا ایسا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو رہی ہے, یا ہم یہ کہیں کہ ایک جنگ کے خاتمے پر ایک اور نئی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ یقیناً اتنی بہتر نظر نہیں آ رہی کہ اس کو یہ کہا جا سکے کہ افواج اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئیں اور ایک پرامن ماحول وہ افغانستان میں چھوڑ کر جا رہی ہیں. میرے خیال میں امریکن کی تو ختم ہو جائے گی, لیکن ان کی شروع ہو جائے گی. افغانستان میں کبھی امن رہا نہیں ہے جو پہلے ہسٹری رہی ہے. جب باہر کسی فورسز کے خلاف یہ نہیں لڑ رہے ہوتے تو یہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں باقی بھی سپر پاورز نے ان کے یہ کنکلوژن تھا. برٹش کا پرٹیکولرلی اچھا ہے, ان کا ایک وزیر اعظم تھا میک ملن صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ دی فرسٹ پرنسپل آف پالیٹکس از دیٹ نیور انویڈ افغانستان. سید نذیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعی یہ جنگ ختم ہو چکی جو 20 برس سے زائد عرصے پر محیط تھی, اور 11 ستمبر کو اس جنگ کے خاتمے کا دن ہوگا؟ یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن وہ اس کا ایک بدترین مثال ہوگا اگر خدا نخواستہ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا اور فوجیں نکل جاتی ہے. تو
मेरे ख्याल में कि अगर फौजें निकलती है या नहीं निकलती है, फिर तालिबान नहीं मानेंगे। वह अमेरिका मजीद फौजें ले आए, वह वो जो भी करे वो मानेंगे नहीं तालिबान मजीद अमेरिकी या बैरूनी फोर्सों। फिर उसी तरीके से दोबारा स्क्वायर वन में चले जाएंगे। वो जिस तरीके से 11 सितंबर को उन्होंने ऐलान किया था, और अब जो बैरूनी फौजें या नाटो की जो सबसे बड़ी वार मशीन यहाँ पर आई हुई थी, उससे मतलब है कि तालिबान जो है अभी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि फर्ज करो अगर वो मान लेते हैं कि 11 सितंबर तक बैरूनी फौजें रहे और उसके बाद अगर वो रहते हैं तो फिर मेरे ख्याल में एक तरफा तौर पर रहेंगे और फिर उसके जो नताइज होंगे वो भी खतरनाक हो सकते हैं। ये बड़ा एक Catch-22 सिचुएशन है और इसमें मेरे ख्याल में कि अमेरिका और सुपर पावर्स, नाटो ममालिक और इस तरह पड़ोसी ममालिक सबका किरदार बनता है कि वो मुस्बित तौर पर अदा करे और खुसूसी तौर गेम स्पॉयलर्स को जो ये किरदार अदा कर रहे हैं उनको रोकना बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर और ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे और कुछ बात हो रही थी अफगान सरजमीन से अफवाज की वापसी के हवाले से। अफवाज के इनखला का वो वादा पूरा होने जा रहा है क्या जो इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं और जो बाइडन उस पर अमल दरामद करते हुए नजर आ रहे हैं? किस हद तक जो बाइडन कामयाब हो सकेंगे इस वादे को पूरा करने में और क्या वाकई अफवाज की वापसी इतना आसान अमल है जिस तरह से नजर आ रहा है? क्योंकि तुर्की में भी अब एक डायलॉग शुरू होने जा रहे हैं और तुर्की की कॉन्फ्रेंस है उसमें यकीनन इस बात को यकीनी बनाया जाएगा जो इंटरिम गवर्नमेंट कायम होनी है अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान हुकूमत के रहनुमाओं के साथ मिलकर, उसको कितना कामयाब बनाते हुए नजर आएंगे। आने वाले दिनों में इस पर बातचीत करेंगे। आज के इस प्रोग्राम के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।